तो आज का टॉपिक सामुद्रिक शास्त्र व हस्तरेखा विज्ञान से है। इसको इंग्लिश में पामिस्ट्री भी कहते हैं। आज पहला लेक्चर है, तो आज हम इसका परिचय देंगे तथा हाथ देखने की विधि बताएंगे कि कैसे हम लोग हाथ देखते हैं। जैसा कि इस हाथ में ही आप देख सकते हैं, इसी से काफी कुछ पता चल जाता है कि आपका हाथ में जो मध्यमा है और तर्जनी, अंगूठा, अंगूठे से अगर हम शुरू करें तो अंगूठे के मूल में शुक्र पर्वत होता है। तर्जनी की जो पोर होती हैं तीन, उसमें मेष, वृष और मिथुन राशि होती है, और तर्जनी के मूल में उसकी जड़ में बृहस्पति पर्वत होता है। बृहस्पति पर्वत का वास होता है। मध्यमा के तीन पोर में सबसे ऊपर वाला पोर मकर राशि है, फिर कुंभ है और फिर मीन है। और बेस में जो है उसके मूल में शनिश्चर परिवार पर्वत का वास होता है। यहां देख लीजिए कि मध्यमा एक दो तीन के बाद चार आना चाहिए, चार नहीं दिया गया। यहाँ पे 10 11, क्योंकि ये शनि की उंगली है, शनि का पर्वत है, इसलिए 10 और 11 शनि की राशियां यहाँ पे लग गई। उसके बाद अनामिका उंगली में चार चार, 5 और 6। तो कोशिश ये की गई है कि जो पर्वत है उस उंगली में उसका राशि जरूर आए, क्योंकि यहाँ अनामिका का जो मूल होता है उसमें सूर्य भगवान है, सूर्य पर्वत है, इसलिए 4 5 6 यहाँ पे पर्वों के नाम दिए गए, उसमें राशियां हैं। सिंह राशि मिडिल वाले पर्व में। उसके बाद जो कनिष्ठा, जिसे सबसे छोटी उंगली कहते हैं, इसके तीन पोरों में पहला है तुला, दूसरा वृश्चिक, फिर तीसरा है धनु। और इसके बेस पे या इसके मूल पे बुध पर्वत का वास है, और वहां पे 7 लिखा हुआ। तो आप पर्वत देख सकते हैं। मूल, इसके अंगूठे के मूल में शुक्र है, तर्जनी के मूल में बृहस्पति है, मध्यमा के मूल में शनिश्चर है, अनामिका के मूल में सूरज है, और कनिष्का या कनिष्ठा के मूल में बुध है। बुध के जस्ट नीचे मंगल होता है, यहां बृहस्पति के नीचे भी मंगल होता है। तो मंगल को दो क्षेत्र दिए गए हैं, बीच में वो जुड़े नहीं है। तो इन दोनों क्षेत्र में एक मंगल जो है मेरा नीच का और एक उच्च का होता है। इसके बाद चंद्र का पर्वत आ जाता है। ये हथेली में सबसे बड़ा रीजन नजर आता है, शुक्र के बाद सेकंड नंबर पे चंद्र का पर्वत है। और जो एकदम बीच का क्षेत्र होता है, जिसे हम कहते हैं हाथ में जो गड्ढा सा नजर आता है, वो राहु का क्षेत्र है और केतु का क्षेत्र है। साथ में बृहस्पति को भी थोड़ा सा दिया गया है। यहाँ ब्लू देख सकते हैं, ये केतु है, ब्लू में ही ये राहु है, और साथ में थोड़ा सा बृहस्पति है। बृहस्पति इस पर्वत के साथ साथ यहाँ पे भी हाथ में जगह पे दिया गया है। केतु भी मणिबंध में होता है। तो ये इनकी स्थिति है। अब जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी रेखा किस पर्वत पे गई है। हाथ में किसी पर्वत का उभार कैसा है, अगर वो अच्छी तरह से उन्नत डेवलप है तो हम कहते हैं उसका ये ग्रह जरूर अच्छा है। कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं, आप फलित जो है पूरा का पूरा हाथ से कर सकते हैं। और अगर पर्वत वहां पे दबा हुआ है, क्रॉस बना हुआ है, या इस तरह की कोई चीजें हैं, तो आप कह सकते हैं कि पर्वत पीड़ित है। तो इस ग्रह के इनको प्रॉब्लम है, तो उसी का उपाय किया जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, इसका परिचय सबसे पहले करते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र का परिचय। यदि किसी व्यक्ति की संपूर्ण जीवन कथा लिखी जाए तो वह सैकड़ों हजारों पृष्ठों में समाप्त होगी। ये सब न्यास अर्थात विस्तार रूप से प्रकट होने वाली बातें समास या 60 रूप में मनुष्य के करतल या हथेली में अंकित रहती हैं। करतल वर्ड बार बार आएगा, कर बोला जाएगा, या करतल मतलब वो हथेली में अंकित रहती है। तो जो हम लोग पूरी जिंदगी जीते हैं, हजारों करोड़ों बातें होती हैं, वो सारी प्रिंट हैं एक छोटे से हाथ में, एक शार्ट समरी के फॉर्म में। सामुद्रिक शास्त्र अदृश्य देवता की भांति अपनी मौन भाषा में वाणी की गंभीरता में इन्हें व्यक्त करता है। इसकी इस वाणी को
समझ सकने की इच्छा मानव मात्र में पाई जाती है। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। घटना और शास्त्र के सामंजस्य से कतिपय सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। एक तो एक्सपेरिमेंटल, तो उसको कहते हैं घटना, और दूसरा पहले से शास्त्रों में ये वर्णित है। उन दोनों को मिला के आगे इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है और वो सिद्धांत बनते जा रहे हैं। मानव जाति के करतल में शंख, चक्र, यव, पद्यादि जो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं उन्हें कारांक कहते हैं। और विभिन्न प्रकार की जो रेखाएं दिखाई पड़ती हैं उनको कर रेखा कहते हैं। जिस प्रकार पदांग, और पदांग मतलब पैर और ललाट मतलब मस्तक, इन दोनों जगहों पे भी रेखाएं होती हैं, तो मस्तक रेखा दोनों के सामंजस्य से, पैर और ललाट की रेखाओं के सामंजस्य से मानव के जीवन का शुभाशुभ निश्चित किया जाता है। उसी प्रकार केवल करतल को देखने से ही मनुष्य के जीवन की समस्त घटनावली का एक चित्र बन जाता है। इसी करतल को देखकर प्राचीन काल के पुण्यात्मा आर्य ज्योतिर्विद मुनि ऋषिगण मनुष्य मात्र का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का फलाफल कहा करते थे। कर्मेंद्रियों में हाथ और पैर, ये दो इंद्रियां अन्य कर्मेंद्रियों की अपेक्षा विशेष प्रधान हैं। मनुष्य का आधार पैर है। मनुष्य पैर पर स्थित या प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रतिष्ठा तत्व के देवता विष्णु भगवान। क्रियात्मक इंद्रियों अर्थात कर्मेंद्रियों में सर्वप्रधान और प्रमुख हाथ या कर है। इस कारण इनका अधिष्ठाता इंद्रदेव है। तो यहाँ पे बताया गया कि हम लोग कर्म जो है सबसे ज्यादा किससे करते हैं? हाथ और पैरों से। और किसी चीज को प्रतिष्ठित करने के लिए विष्णु भगवान का नाम लिया जाता है, इसलिए क्योंकि हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं तो हम ये जान मानते हैं कि इसमें विष्णु भगवान का रोल है, और इसीलिए उनका प्रतिष्ठा तत्व पैर में माना जाता है। पर हाथ हमेशा आगे होता है, इसमें इंद्रदेव को माना जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया? जब बालक घुटने के बल चलता है तो हाथ, जिन्हें हम इंद्र मानते हैं, आगे होते हैं, और पैर, जिन्हें हम उप इंद्र मानते हैं, वो पीछे होते हैं। या यूं कहिए कि जब बालक बड़ा हो जाता है और चलता है तब भी हाथ अर्थात इंद्र ऊपर होते हैं और पैर अर्थात उप इंद्र नीचे होते हैं। इसी कारण विष्णु प्रतिष्ठा तत्व के देवता को उपेंद्र कहा जाता है, क्योंकि वो उप इंद्र हैं, देवताओं के राजा। जबकि देवताओं के राजा कौन है? वो इंद्र हैं, क्योंकि समस्त क्रियात्मक शक्तियों में सर्व प्रमुख हाथ है। भगवान ने गीता में कहा है, देवानम वाशवः अर्थात मैं अर्थात हाथ देवताओं में इंद्र के समान। जैसे केवल नाड़ी को देखने से अनुभवी वैद्य को संपूर्ण शरीर के कुपित दोषों जैसे वात, पित्त, कफ के विकारों का ज्ञान हो जाता है, जैसे केवल हथेली की गरमाई या पीलापन ज्वर या पीलिया रोग प्रकट कर देता है, उसी प्रकार हाथ का आकार, उंगलियों के आकार, अंगुष्ठ आदि मनुष्य की वित्तवृत्ति, बौद्धिक शक्ति और प्रवृत्ति का परिचय दे देता है। हाथ में देवताओं का वास माना गया है। प्रसिद्ध श्लोक निम्न है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी है, हाथ के मध्य में सरस्वती और हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अतः प्रातः काल दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग सुबह उठ के सबसे पहले अपनी हथेली को चूमते हैं, दोनों हाथ ज्वाइन करके, जोड़ के। तो वो एक्चुअली में ये मंत्र का ही एक तरह से वह पठन करते हैं। नहीं कर पाते हैं, मंत्र नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे भी करने से फल प्राप्त होता है, क्योंकि वहां लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा जी का वास है। केवल यही नहीं, करतल तथा उंगलियों से भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्रा बनाकर विविध भावों की को उदय करना हमारे यहाँ की बहुत प्राचीन विज्ञान शैली है। जैसे कि अक्षमाला मुद्रा, परशु मुद्रा, गदा मुद्रा, आवाहिनी मुद्रा, वेणु मुद्रा, संस्थापनी मुद्रा, महामुद्रा आदि अनेकों मुद्राओं के मूल में
यही वैज्ञानिक रहस्य है कि भिन्न भिन्न उंगलियों के भिन्न भिन्न प्रकार के मुड़ने और संयोग से पृथक पृथक प्रभाव उत्पन्न करना। मस्तिष्क के सहस्त्रों ज्ञान तंतुओं द्वारा विचार और शक्ति हमारे हाथों और उंगलियों में आती है, और हाथों की उंगलियों को विशिष्ट वैज्ञानिक रूप से क्रियान्वित करने से मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण सबसे पहले अंग न्यास और कर न्यास किया जाता है। मूल मंत्र या उसके विविध अक्षरों से उंगलियों को प्रभावित किया जाता है। देखिए, हाथ का पे जो रेखाएं बनती हैं उनका दिमाग से डायरेक्ट रिलेशन है, और इसका आप 2 साल में रिजल्ट देख भी सकते हैं। कभी आप लाइफ में महसूस करिएगा कि अगर कोई नया कार्य आप शुरू करते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ नया करने के लिए, और उसमें जी जान से लग जाते हैं, 1 साल के अंदर आपके हाथ में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा, किसी न किसी रेखा में। वो डिपेंड करता है कि आपने काम क्या पकड़ा है। काम अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नजर आएगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव भी नजर आएगा। और 2 साल के अंदर वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, सारा बदलाव सामने नजर आता है। और ये एकदम फैक्ट है, इतना क्लियर रिजल्ट कोई नहीं देता। हम जो कुंडली बनाते हैं उसमें कुंडली में वैदिक ज्योतिष से प्रिडिक्शन करने के बाद लोगों के हाथ अगर वो चाहते हैं तो उनकी हथेली का प्रिडिक्शन इसलिए नहीं करते कि प्रिडिक्शन करना, बल्कि हमें कुंडली से मैच कराना होता है। हम उसको क्रॉस प्रूव करते हैं, क्योंकि एक ज्योतिषाचार्य कुंडली को देख के प्रिडिक्शन कर सकता है, पर असली कुंडली तो भगवान ने हाथ में बनाई है। ये जो कुंडली हम लोग बनाते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए या सूर्य को सिद्ध करके कि इतना निर्यनमान था और इसका साइन मान था, उससे निकालते हैं, लंबा लंबा प्रोसीजर है। लेकिन वो कुंडली तो इंसान की बनाई हुई है, पर हाथ में बनी कुंडली भगवान की बनाई हुई है, जो कि रेखाओं के फॉर्म में होती है, और ये लगातार बदलती रहती है। इसलिए इसी से मैच कराना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की जो बनाई कुंडली है वो तो जन्म के साथ सब बन गया, लग्न भी बन गया, नवांश भी बन गया, चंद्र का भी चंद्र कुंडली बन गई। अब उसमें बदलाव नहीं आएगा, तो एक बड़ा क्वेश्चन सामने आता है कि अगर हमने जिंदगी में बदलाव किए तो वो किस कुंडली से नजर आएगा? तो वो उस कुंडली से नहीं, हाथ से नजर आएगा। ईश्वर प्रदत्त कुंडली से नजर आएगा, वो है हाथ, क्योंकि उसमें बदलाव नजर आते हैं। हमारी जन्म कुंडली में तो कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। अनादिकाल से भारत हस्तरेखा विज्ञान का उद्गम स्थान रहा है। यूरोप के देशों में तथा मिस्र व चीन आदि प्राचीन सभ्यता वाले देशों में भी भारत का हस्तरेखा विषय का चमत्कार हजारों वर्ष पहले से फैला है। सुप्रसिद्ध हस्त परीक्षक कीरो ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उसे एक हस्तरेखा विषयक विचित्र विज्ञान वैशिष्ट वैशिष्ट युक्त नामक पुस्तक आदिवी के चमड़े पर लिखी हुई भारतवर्ष में देखने को मिली। एक्चुअली में कीरो यहाँ आए हुए थे इंडिया में, और तभी उन्होंने ये किताब पढ़ी, और उसके बाद उन्होंने वापस जाके इस पे बहुत अध्ययन किया और काफी कुछ लिखा, और वो बहुत फेमस हो गए। उसी के आधार पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। परंतु हमारे यहाँ विदेशियों के आक्रमण से तथा शताब्दियों तक उनकी दास्ता में रहने के कारण बहुत से ग्रंथ रत्न नष्ट भ्रष्ट हो गए, और बहुत से संप्रदायों का तो लोप ही हो गया। इसी कारण बहुत सी बातें हमारी अपनी होने पर भी आज वे विदेशी पुस्तकों में उपलब्ध होती हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, अयम ते हस्तो भगवन अयम ते बलवंतरा। यह आपका हाथ ही भगवान है, यह भगवान से भी ज्यादा बलवान है। कर्म ही भाग्य है, कर्म का कारण और फल दोनों ही हाथ में। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा मंत्र है। इससे पता चलता है कि भगवान एक्चुअली में आपके ही हाथ में वास करते हैं, और हाथ आपका भगवान से भी ज्यादा बली है, क्योंकि ये कर्म करने की क्षमता देता है, और कर्म से ही फल बनता है, भाग्य बनता है। तो ये दोनों हाथ में ही है। हाथ देखने की विधि।
ये अब उस इतिहास से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई देखा कैसे जाए, ये तो पता होना चाहिए सबसे पहले। तो हाथ देखने की विधि, सर्वप्रथम हस्तरेखा के मूल सिद्धांतों को हृदयस्थ अर्थात कंठस्थ कर लेना चाहिए। पुस्तक को कहीं से भी खोलकर किसी एक रेखा का फलादेश मिलाने की चेष्टा करेंगे तो आपका फलादेश बहुत से स्थानों में गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं और फलन कर रहे हैं, पर उस रेखा को कई अन्य रेखाएं काट रही होंगी, या वो रेखा पे द्वीप भी बने हो, चक्र बना हो, या वर्ग बना हो, त्रिकोण में कुछ भी हो सकता है। तो फल बहुत बदल भी सकते हैं। तो सिर्फ एक रेखा या एक पेज को पढ़ लेने से फल नहीं बता सकते, ये पूरा ही करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर सिर्फ एक लाइन पढ़ के आप फलन करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका कारण यह है कि ज्योतिष शास्त्र की तरह ही इसका फलादेश भी कई बातों पर निर्भर करता है। किसी एक रेखा का विचार करते समय निम्नलिखित बातों की ओर सदैव ध्यान रखना चाहिए। पहला है, दाहिने हाथ में रेखा कैसी है, बाएं हाथ में कैसी है, हाथ का आकार कैसा है, उंगलियां मोटी हैं या पतली, उंगलियों में गांठें निकली हैं या नहीं, उंगलियों के अग्रभाग कैसे हैं, चौकोर हैं, नुकीले हैं या आगे की ओर फैले हुए हैं, तथा नाखून कैसे हैं, हाथ चुस्त है या ढीला है, मांसल है या सूखा, हथेली का रंग कैसा है, लंबी है या चौड़ी, हथेली की मांस सख्त है या मुलायम, हाथों के ग्रह क्षेत्र उन्नत हैं या अवनत, ग्रह क्षेत्र अपने अपने उचित स्थान पर हैं या कुछ सरके हुए हैं, हाथ में या उंगलियों पर कोई विशेष चिन्ह है या क्या, यदि है तो किस स्थान पर तथा कितने चिन्ह हैं, हाथ में जिस रेखा का विचार कर रहे हैं उस रेखा से मिलते जुलते हुए हाथ में अन्य लक्षण हैं या उनके विरुद्ध हैं, शरीर तथा मुखाकृति से क्या परिणाम निकलता है। तो इतनी चीजें मैच करते हैं तब जाके एक हम फल देते हैं। ठीक है, अगर किसी के हाथ में मस्तिष्क रेखा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट है, साफ सुथरी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत बुद्धिमान है। हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ, मस्तिष्क रेखा सीधी है तो ये इसकी सोचने की प्रवृत्ति ऐसी है कि ये बहुत उलझा हुआ नहीं रहता है, बस सोचा और कर लिया वाला स्थिति है। लेकिन आप इसको बुद्धिमान नहीं कह सकते। क्यों? अगर हाथ कड़ा है, स्केली स्किन इसे कहते हैं, और बहुत ही ज्यादा कड़ा है, गांठें भी हैं, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन वाले जिसकी मस्तिष्क रेखा एकदम सीधी होती है, उसको हत्यारा कहा जाता है, कि वो मर्डरर बन सकता है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान है वो, लेकिन उस तरह का बुद्धिमान नहीं है। वो उसकी बुद्धि एक दिशा में चलती है, बस बिना ये सोचे चलती है कि इसका परिणाम क्या होगा, बाद में हम क्या भोगेंगे। क्योंकि मस्तिष्क रेखा सीधी है, बस एक चीज सोचती है। और हाथ कड़ा है, गांठें हैं, स्केली स्किन है, अगर हाथ उसका आप छुएंगे तो आप लगेगा कि अरे बाप रे, ये लोहा छू लिया क्या, पकड़ लिया, पत्थर है क्या। तो ऐसे लोग क्रूर होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रूर होते हैं, और कभी कभी वही मर्डरर भी होते हैं। तो रेखाओं का जब पूरा ज्ञान होगा, हाथ का भी ज्ञान होगा, तभी सही निर्णय मिलेगा, नहीं तो गलत मिलेगा। अच्छी रेखाओं से ये नहीं कि वो अच्छे ही गुण देंगे, कभी कभी उनके गुण बदल जाते हैं गांठ और सॉफ्टनेस से। ये सब बातें ध्यान में तभी रह सकती हैं जब बारंबार अनेक प्रकार के लोगों के हाथ देखे जावें, धनिकों के तथा गरीबों के, अकस्मात धनी होने वालों के और निरंतर जीवन भर परिश्रम कर धनिक होने वालों की, विद्वानों के तथा मूर्खों के, जो अनेक वर्ष स्कूल में गंवा कर पैसा खर्च कर मास्टरों के रखने रहने पर भी पढ़ नहीं सके, ऐसे मूर्ख कुलीन पतिव्रता स्त्रियों के तथा अनुचित आचार विचार वाली स्त्रियों के, स्वस्थ पुरुषों के तथा जीर्ण रोगियों के, जिससे एक ही प्रकार के गुण दोष सैकड़ों हाथों में देखते देखते वे गुण दोष हृदय में संचित हो जाए। तो चलिए मान लीजिए कि पूरी बुक पढ़ भी लिया, फिर आप फील्ड में जब आते हैं, तब रियल प्रैक्टिस होती है, तब वहां पे पता चलता है कि
अच्छा, इन चीजों के बदलाव या इन चिन्हों के होने से रेखाओं का पूरा फल ही बदल जाता है, ऐसा आप देखेंगे। कीरो के बारे में कहा जाता है कि कीरो ने पढ़ाई करने के बाद वो हॉस्पिटल जाते थे और लोगों से रिक्वेस्ट करके उनसे हाथ देखते थे, और जिस तरह का रोग होता था डॉक्टरों से जानने के बाद हाथ में रिसर्च करते थे कि वो क्या नया चीज देख रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने पूरी बुक लिखी थी। चलिए, इसके अतिरिक्त देश काल पात्र का जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में पूर्ण विचार किया जाता है, उसी प्रकार हस्तरेखा में भी विचार करना चाहिए। जिन देशों में परस्पर स्त्री पुरुषों के अन्यथा संबंध विशेष होते हैं, वहां हृदय रेखा, विवाह रेखा या शुक्र क्षेत्र का फलादेश भिन्न होता है। परंतु भारतवर्ष में जहां सामाजिक वातावरण भिन्न है, यदि पाश्चात्य हस्त परीक्षा सिद्धांतों को अक्षरशः घटाने का प्रयास किया जाएगा तो परिणाम ठीक नहीं बैठेगा। इस कारण पाश्चात्य हस्त परीक्षा के केवल मूल सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। इसलिए बताया गया है कि हमारे यहाँ शुक्र पर्वत डेवलप है, तो वैभव विलासिता, मेनली विलासिता को कहा जाता है। और अगर उस पर भी शुक्र का साथ किसी नीच ग्रह से हो जाए या मंगल से वो पीड़ित हो जाए, तो विदेशों में तो ये कॉमन सी चीज देखी जाती है। तो फिर वहां पे शुक्र के इस उन्नत होने से क्या हम फलन कर सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल या कुछ और। इसलिए वहां की चीजों को यहाँ पूरी तरह से हम फिट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का वातावरण अलग है। इसीलिए देश, काल और पात्र का चयन करना जरूरी है कि आप किसका हाथ देख रहे हैं, उसका वातावरण क्या है रहने का। शांत चित्त से ऐसे स्थान में हाथ देखना चाहिए जहां अनेक लोगों की भीड़ ना हो, कोलाहल ना हो। सभी गंभीर शास्त्रों का अनुशीलन तथा उपयोग करते समय बुद्धि का एकाग्र होना परमावश्यक होता है। शास्त्र का नियम है कि जहां हंसी दिल्लगी या जुहलबाजी हो रही हो, जहां हस्त परीक्षा में विश्वास न करने वाले कुतर्की हों, किसी स्थान पर खड़े खड़े, रास्ते में, घोर रात्रि में, जहां पूर्ण प्रकाश ना हो, ऐसी जगहों पे हस्त परीक्षा नहीं करना चाहिए। जो जातक हस्त परीक्षक से विवाद या बहस करे, बिना आवश्यकता के बीच बीच में बात कर विघ्न डालता जावे, अभिमानी हो, हस्त परीक्षक की अवहेलना करे, उसका हाथ तो कदापि ना देखें। हस्त परीक्षा कराने वाले को उचित होगा कि वह शांत चित्त हो, फल फूले या द्रव्य भेंट कर हस्त परीक्षक को नमस्कार कर विनीत भाव से शुभ अशुभ पूछे। जिस समय हस्त परीक्षा की जावे, हस्त परीक्षक के मन में भी, उसके चित्त में क्रोध, भ्रांति, उद्वेग, भय, लज्जा, घृणा, अवहेलना या त्वरा नहीं होनी चाहिए। हस्त परीक्षक को उसके तथा अपने स्वरूपानुसार भेंट देना आवश्यक है। रिक्त पाणी अर्थात खाली हाथ पंडित या ज्योतिषी के पास जाकर फल पूछना शास्त्रीय मर्यादा के विरुद्ध है। इस शास्त्रीय परिपाटी का उल्लंघन करने से फल ठीक नहीं मिलता। इसी कारण लिखा है, हस्तम त्रिफल पुष्पाद्य प्रपूर्य विनयान्विता। मतलब हस्त, हाथ में जो लिखा है उसका फल तभी आपको मिलेगा जब उसको बताने वाले ज्योतिषाचार्य को उसकी स्वरूपानुसार उसको भेंट दिया जाएगा। ये चीज खैर विष्णु सर ने भी बताया था कि भाई, जब आप लोग बताइएगा, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट होने के बाद जब ये फलन करना सीखिएगा, चाहे वो ज्योतिष हो कुंडली की या हस्त हो, जातक अगर कुछ देता है तो उसे स्वीकार करें, तभी वो ट्रांसफर होगा उसको, नहीं तो वो आपने जो बोला है उसको फल, वो फल मिलेगा ही नहीं उसे। तो इसीलिए अगर वो कोई भेंट दे रहा है, कोई द्रव्य भेंट कर रहा है, तो उसको सहर्ष स्वीकार कर लें, उसमें संकोच ना करें, क्योंकि जो फलन आपने बताया है वो तभी पूर्ण होगा उसके लिए। दाहिना हाथ या बायां हाथ, ये भी एक कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर लोग पूछते हैं कि भाई दाहिना दिखाएं या बायां। भारतीय मत यह है कि पुरुषों का दाहिना हाथ तथा स्त्रियों का बायां हाथ प्रधान होता है।
किंतु अधिक सम्मत मत यह है कि दाहिने हाथ को प्रधान मानना चाहिए। बाएं हाथ में जन्मजात गुण अवगुण अविकल रूप से रहते हैं। दाहिने हाथ में जन्म के गुण अवगुणों में जातक ने अपने आचार विचार व्यवहार से क्या परिवर्तन उपस्थित किया, यह विशेष स्पष्ट होता है। इस कारण शास्त्र मान्य विचार यह है कि दोनों हाथों की रेखाओं को ध्यानपूर्वक देखकर पुरुषों के दाहिने हाथ तथा स्त्रियों के बाएं हाथ को विशेष महत्व देना चाहिए। तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए? फाइनल ये होना चाहिए कि आपको दाहिना हाथ देखना है। पहली बात तो ये आदत डाल लें, स्त्री पुरुष दोनों के। स्त्रियों के बाएं हाथ का विशेष महत्व देना चाहिए। ये इस सम्मत में बोला गया है कि आप दाहिना हाथ देखते वक्त बीच बीच में बाएं हाथ को ये देख करके मिलान करें कि इन रेखाओं में बदलाव कितना हुआ है। क्योंकि बताया गया ना कि बदलाव हमारे दाहिने हाथ में आता है। बायां हाथ तो जन्म के साथ जो आप गुण लेके आए हैं वो अंकित है। पर आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई काम काज करते हैं तो उससे बदलाव जो आ रहे हैं वो आपके दाहिने हाथ में आते हैं। इसलिए दाहिने हाथ से आपको रिजल्ट बताना है, साथ में बाएं हाथ से उसकी पुष्टि करनी है कि आपने ये पाया था उसमें इतना ऐड किया, अब फाइनल रिजल्ट ये है। एक तो ये हुआ, ये फाइनल है। दूसरा, कभी कभी आपका डिसीजन बदलना भी चाहिए, वो अगले पैरा में हम बताते हैं। दोनों हाथों में एक से लक्षण हो तो उस फल की पुष्टि होती है। इस विषय में यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि बहुत से ऐसे मनुष्यों के हाथ देखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ जिनका दाहिनी की अपेक्षा बायां हाथ विशेष क्रियाशील है। दे आर द लेफ्ट हैंडर्स। कुछ क्रिकेटर्स आपने देखे होंगे बाएं हाथ से खेलते हैं, कुछ लोगों को आपने बाएं हाथ से लिखते हुए भी देखा है, लेफ्ट हैंडर्स। ऐसे व्यक्तियों के बाएं हाथ की रेखाओं को विशेष महत्व देने से फलादेश अधिक ठीक बैठता है। तो अब यहाँ क्या होगा कि क्यों इसीलिए पहले पूछ लिया जाता है कि भैया तुम लेफ्ट हैंडर हो तो लेफ्ट हाथ देखें। लेफ्ट हाथ, अब जिसका वो लेफ्ट हैंडर है तो उसको दाहिने हाथ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको वहीं पे पिछले जन्म का मिला है। जन्म के साथ साथ में उसके बदलाव भी वहीं अंकित हो रहे हैं। तब उसके अकेले बाएं हाथ से आप देख के फलन कर सकते हैं। तो ये फाइनल था। समय, हस्त परीक्षा के लिए प्रातः काल का समय सबसे उपयुक्त है। हस्त परीक्षक तथा जातक दोनों का चित्त शांत और स्थिर होता है। शरीर को रात्रि भर के विश्राम मिल जाने के कारण हाथ का रंग विशेष साफ सुथरा रहता है। यदि सवेरे सुविधा ना हो तो दोपहर या तीसरे पहर अच्छे प्रकाश में हाथ देखना चाहिए। हाथ को आई ग्लास या मैग्नीफाइंग लेंस से देखने से सूक्ष्म रेखा भी बड़ी दिखाई देती है। जहां रेखा सूक्ष्म हो, हथेली के उस भाग को अच्छी तरह दबाने से उन रेखाओं का स्वरूप अच्छी तरह से दिखाई देगा। तब, क्योंकि हर सूक्ष्म रेखा का अपना मतलब है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज के टॉपिक में हमने ये बताया कि भाई क्या इसका इतिहास है, देखने का तरीका क्या है, किस हाथ को देखना है। जब आप किसी का हाथ पकड़ें तो पहले ही उससे पहले पकड़ पूछ लें कि दाहिना देखना है या बायां, आप लेफ्ट हैंडर है या राइट हैंडर। अगर राइट हैंडर है तो दाहिने हाथ में देखेंगे और बाएं से उसका फलन का पुष्टि करते जाएंगे। और अगर वो कहता है कि नहीं हम लेफ्ट हैंडर हैं तो सिर्फ लेफ्ट देखना है, वहीं पे देखना है, उसी से पुष्टि करना है, क्योंकि फिर अब दाएं से जरूरत नहीं है, सारा बदलाव भी उसका लेफ्ट में ही बन रहा है। तो दिव्या जी, आज का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। किरण जी भी, कैसा लगा? और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर डाउट यही है कि जैसे अब आपने बोला कि स्त्रियों के लिए लेफ्ट ठीक है, और हम क्योंकि राइट हैंडर हैं हम लोग तो राइट हैंड भी। अब हम्म। ये दोनों में कंफ्यूजन हो गया कि अभी किसको इम्पोर्टेंस देनी है। देखिए, आपने राइट से लिखा है, राइट से ही सारा काम करते हैं, आपका राइट हाथ राइट हैंड ही देखा जाएगा। बाएं से तो सिर्फ हम्म, ये हम चेक कर लेते हैं बीच बीच में ये वाले गुण मिले भी थी कि नहीं मिले थे, या इन्होंने अपनी जिंदगी में सीख के पैदा किया है, बनाया है। अगर पहले से मिले हाँ। हैं और आपने उसमें और हम्म, एड ऑन किया है तो वो 100% प्रूव हो जाता है कि अब यही होगा। ठीक। ये तो जी। राइट लोगों के लिए है। लेफ्ट वालों के लिए हम्म, ये है कि उनको जन्म के साथ उनके गुण तो लेफ्ट में मिले ही थे, साथ में उन्होंने पूरी जिंदगी लेफ्ट से ही काम किया तो बदलाव भी लेफ्ट में ही आए।
अब उनका लेफ्ट देखने से ही सब पता चल जाएगा, बदलाव भी, और उन्होंने क्या हम्म, पाया था जन्म के समय। ये चीज है। अब यहाँ पे वो चीज करने की जरूरत नहीं है कि लेडीज का बायां देखना है, नहीं। ये हम्म, कर्म से होता है, क्योंकि ये दिमाग से जुड़ा है। और जो जी। जो हाथ आप सबसे ज्यादा उपयोग में लाते हैं, दिमाग सबसे ज्यादा हम्म, बदलाव उसी में करता है। अगर हम इंजीनियरिंग की अच्छा। फील्ड में हैं, तो हम सोचने का कार्य दिमाग से करते हैं। पढ़ाई लिखाई, इंजीनियर जो होता है वो मैथमेटिक्स लगाता है। तो हम्म, उसका बदलाव, और वो साथ में अगर राइट हैंडर है, तो बदलाव जो आएंगे उसके दाहिने हाथ में आएंगे, बाएं में नहीं जाएंगे। बाएं में सिर्फ ये पता चलेगा कि जरूर इसका शनि उन्नत था, इसीलिए ये लोहे की फील्ड में गया। और उसकी पुष्टि हम्म, कौन करेगा? दाहिने हाथ में हुए बदलाव से, कि हाँ ये इंजीनियर इसलिए बना। ठीक है। हम्म, जी जी, ठीक और है कोई? सर। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये बीच बीच में हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। जी।